ध्यान से देखो, बहुत आसान है। मान लो कि एक वायु है जिसमें आर्द्रता 60% है और इसका उत्थान होगा। तो क्या होगा, ये 60% है तो इसका किस रेट से उत्थान होगा? 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड के रेट से इसका कूलिंग होगा, रोधोष्म उष्मा परिवर्तन होगा। और जिस वायु में अगर औसत मॉइस्चर लिया जाए तो हो जाएगा ELR, और सराउंडिंग वायु का अगर हम ले लेते हैं 20% तो इसका उत्थान अगर होगा 9 डिग्री सेंटीग्रेड से, इधर लैप्स रेट काम कर रहा है, ये लैप्स रेट है LR, ये लैप्स रेट काम कर रहा है। तो इसको क्या कहेंगे? ELR इज ग्रेटर देन SALR। तुम लोगों को कल भी समझाया था कि ELR को 60% पे फिक्स करो और SALR 5% से लेके 99% तक सब SALR होता है। तो जहां भी ELR ज्यादा हो इसका मतलब SALR 60 से कम होगा, और इस तरह का सिचुएशन होगा। यानी जहां भी ऊपर उठने वाली वायु का आर्द्रता 60% सामान्य है लेकिन सराउंडिंग वायु की आर्द्रता उससे कम है, इसीलिए तो इसका उत्थान हो रहा है। क्योंकि ज्यादा इसमें वाटर वेपर है तो इसका उत्थान हो रहा है, सराउंडिंग एयर में वाटर वेपर कम है तो ये ऊपर की ओर उठने लगेगा, और ऊपर की ओर उठने के बाद ये यहां पर जाकर के बादल बना करके ये वर्षा कर देगा, लैटेंट हीट इससे निकलेगा तो फिर इसका उत्थान करेगा। यानी उत्थान जारी रहेगा इस तरह से, और यहां पे उत्थान होने के बाद फिर ये वायु चारों तरफ अपने बाहरी वायु से जाकर के मिश्रित हो जाता है और ये अस्थिरता खत्म हो जाती है। इसी को हम लोग कहते हैं निरपेक्ष, यानी एब्सोल्यूट, यानी जितना था मॉइस्चर उतना गिर गया, कहानी खत्म। यह है एब्सोल्यूट यानी निरपेक्ष अस्थिरता, इसी को कहते हैं निरपेक्ष अस्थिरता। फिर है संवहनीय अस्थिरता। संवहनीय अस्थिरता, इसमें बड़ा सुंदर सा फॉर्मूला है, SALR इज ग्रेटर देन ELR। SALR इज ग्रेटर देन ELR मतलब जो सराउंडिंग वायु है वो 60% पे है, तो कौन सा वायु ऊपर उठेगा? अरे 90% होगा तब ना उठेगा। यानी SALR इज मोर देन ELR। ELR फिक्स होता है, SALR 5% से लेकर 90% तक कुछ भी हो सकता है। तो ये SALR जो है अब ये ऊपर की ओर उठा तो इसमें ज्यादा मॉइस्चर है, फिर उठा और मॉइस्चर है इसमें तो ज्यादा मॉइस्चर है तो ये उठता चला जाएगा। ये होता है संवहनीय अस्थिरता। जैसे विषुवत प्रदेश में अब नीचे से क्या है ना कि मॉइस्चर का सप्लाई है, वाटर वेपर का लगातार सप्लाई बना होना चाहिए, इसलिए वायु ऊपर की ओर लगातार बिल्कुल क्षोभ सीमा तक उठती हुई चली जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि SALR इज मोर देन ELR मतलब जो वायु उठ रही है उसकी संतृप्तता बहुत अधिक है, ELR से भी ज्यादा है, 60 से भी अधिक है। अब आइए तीसरा देखिए, मान लेते हैं कोल्ड एयर है, इधर वार्म एयर है और कोल्ड एयर के ऊपर में वार्म एयर टकरा करके ऊपर उठ गया। अब ये हमारा लाइन एक है, तो जब शुरू में वायु उठेगी और इसमें संघनन नहीं हो रहा है, यही है लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन। इसको लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन मान लेते हैं। तो लाइन ऑफ कॉन्डेंसेशन के पहले कोई भी वायु सबसे पहले तो DALR से ही उठेगी, क्योंकि इसमें अगर आर्द्रता है भी या नहीं भी है तो जब तक लैटेंट हीट नहीं निकल पा रहा है तब तक तो DALR काम करेगा। समझा या नहीं? जब वायु कोई भी ऊपर उठ रही है, जब तक उसका लैटेंट हीट निकला नहीं तब तक तो उस पर DALR ही काम करेगा ना। तो लैटेंट हीट निकलने के बाद फिर DALR की जगह SALR काम करता है, क्योंकि लैटेंट हीट निकलेगा तब ना एक्स्ट्रा ऊर्जा, तापीय ऊर्जा मिला वायु को, उसके पहले तो DALR ही काम करेगा। तो DALR इज मोर देन ELR। ऐसे है, ऊपर उठने वाली वायु का जो शीतलन का दर होगा वो DALR पे होगा, लेकिन ऊपर आने के बाद यहां पे मिल गया इसको मॉइस्चर, ऊपर में मिल गया मॉइस्चर, ऊपर में इसको वाटर वेपर मिल गया,
तो पहले खुद का वाटर वेपर, ये वाटर वेपर सब मिलने के बाद ये वायु का फिर से उत्थान हो गया, क्योंकि यहां पे इसको लेटेंट हीट ऊपर में मिल गया। अगर नहीं मिलेगा तो यही वायु नीचे आ जाएगा, तो फिर अस्थिरता नहीं होगी। यानी ऊपर उठती हुई वायु का इस शर्त पर अस्थिरता कायम करेगा कि ऊपर में कितना मॉइस्चर मिला। इसीलिए उसको अनुबंधित कहते हैं, सशर्त कहते हैं, कंडीशनल कहते हैं। मतलब अस्थिरता इस तथ्य पर निर्भर कर रही है कि ऊपरी वायु में लाइन ऑफ कंडेंसेशन के ऊपर जाने के बाद जो वायु है उसमें कितनी मात्रा में जलवाष्प उपस्थित है। अब यहां पे उपस्थित मिल गया जलवाष्प तो ऊपर, नहीं उपस्थित मिला तो नीचे। अब नीचे आया तो क्या हो जाएगा? स्थिरता। नीचे गिर गया तो स्थिरता, स्टेबिलिटी। ऊपर चला गया तो इनस्टेबिलिटी। मतलब ये इनस्टेबिलिटी किस शर्त पर निर्भर है कि ऊपर की वायु में कितना मॉइस्चर, कितना वाटर वेपर मिला। तो नीचे तो था DLR इज मोर देन ELR, ऊपर जाने के बाद हो जाएगा ये ELR इज मोर देन SALR। क्यों ऐसा हो जाएगा? क्योंकि ऊपर में जो है ना सामान्य मॉइस्चर होगा, ऊपर में कभी भी ज्यादा मॉइस्चर नहीं हो सकता है, और ज्यादा मॉइस्चर होगा ऊपर में तो अपने आप ही उठ जाएगा। ऊपर में सामान्य मॉइस्चर होगा और इसका वाला मॉइस्चर मिलकर के असामान्य होगा, ज्यादा होगा, ऊपर उठेगा। तो इसका मतलब है कि इसके अंदर में ऊपर में जो वायु गई है यहां पे लगभग 60% तक सामान्य मॉइस्चर है, और इसका मॉइस्चर ऐड होने के बाद ये संघनन होगा, गुप्त ऊष्मा निकलेगी और ऊपर की ओर उठेगा। तो ELR इज मोर देन SALR, यानी जो वायु ऊपर उठ रही है उसमें ELR काम करेगा, और जो आसपास मॉइस्चर है वो तो उसकी तुलना में कम रहेगा। फिर से देखो, नीचे से अगर 30% मॉइस्चर लेकर के आया, ऊपर में भी इसको 30% मॉइस्चर मिला, तो ये 60 होकर के ऊपर उठा। लेकिन ऊपर में एक्चुअल मॉइस्चर तो 30 ही है ना, तो ये SALR क्या हुआ? 30%। ELR क्या हुआ? 60%। इसीलिए ELR प्रभावी हो जाता है SALR के ऊपर में यहां पे। तो टोटल फॉर्मूला जब बनाएंगे हम तो क्या बनेगा? DALR इज ग्रेटर देन ELR इज ग्रेटर देन प्रिवेलिंग ओवर SALR। तब ये फॉर्मूला बनता है, और ये कंडीशनल इंस्टेबिलिटी को दर्शाता है। एक और लिख लो, मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी। एक और प्रकार होता है मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी, यांत्रिकीय अस्थिरता। मैकेनिकल में क्या है? इसमें देखो कि यदि वायु का उत्थान इस तरह से लंबवत न हो करके ये क्षैतिज में ही वायु इस तरह से फैल जाए, क्षैतिज में ही वायु फैल जाए, इस तरह से वायु अगर फैल जाए तो 1 किलोमीटर में नीचे से ऊपर 32 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति किलोमीटर का ह्रास दर काम करता है, ह्रास दर काम करता है। ऊपर नहीं जाकर के क्षैतिज फैल गया, और ये होता है किसमें? टोर्नेडोज में होता है। ये टोर्नेडो जैसे सिस्टम में ऐसे ही होता है। और ये जो ठंडा वायु हो गया 32 डिग्री, मतलब समझ रहा है कि नीचे अगर 2 किलोमीटर भी वायु ऊपर उठ गई है तो -64 का फर्क पड़ जाएगा। तो ये ठंडी वायु फिर नीचे की तरफ, कोल्ड एयर नीचे की तरफ गिरती है, और ये आती है फिर केंद्र की तरफ। तो ये जो कोल्ड एयर है ये नीचे की तरफ गिरेगी, और ये आएगी लो प्रेशर सेंटर की तरफ आएगी, और लो प्रेशर सेंटर की तरफ जब आएगी तो फिर इसको फोर्स करेगी ऊपर उठाने में। और यहां पर जो ये कार्य हो रहा है, जो वायु आकर के अभिसरित करके जो वायु को फोर्स करके उठा रहा है, यही मैकेनिकल इंस्टेबिलिटी है।